चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में यानी कि जीएसटी के बारे में है। अगर हम बात करें जीएसटी की, ठीक है, तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि हमारा जीएसटी में रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अगर हम जब भी हम इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हैं, आपको ये तो पता ही होगा, हम जब भी इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, किसी मतलब पुराने साल के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है। अब रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ इस बार जीएसटी से। ठीक है, तो अब इसके लिए हमने क्या किया, इसको कंपेयर किससे किया, हमारा दिसंबर 2022 को हमने कंपेयर किया दिसंबर 2021 के साथ। ठीक है, जब हमने 2021 के साथ हमने कंपेयर किया तो हमने ये देखा 2022 में रेवेन्यू कलेक्शन कितना ज़्यादा होता है, 1.5 करोड़, 1.5 लाख करोड़ हमें ज़्यादा कलेक्शन होता है एज ए रेवेन्यू के तौर पर, जो कि जीएसटी से आता है। तो हम ये बोलेंगे कि जीएसटी कलेक्शन जो है हमारा वो इंक्रीज हुआ है। अब इसके पीछे बताया जाता है कि एक वन ऑफ द मेजर जो कारण है इसका, वो क्या है, ये बोला जाता है। देखो अब आपको पता है पीछे भी लॉकडाउन लगा था। ठीक है, अब लॉकडाउन में लोग जो है वो घर बैठे रहे। ठीक है, लोगों ने शॉपिंग्स वगैरह जो है वो नहीं की, लोगों ने खरीदारी जो है वो नहीं की। जैसे लॉकडाउन हटा, ठीक है, तो ऑब्वियस है लोग जब घर से बाहर निकले, लोगों ने घूमना शुरू किया। ठीक है, वहां से भी जो है वो टूरिज्म में जो है वो खर्चा हुआ लोगों का। ठीक है, तो वो ऐसे रेवेन्यू के तौर पे भी गवर्नमेंट को जाएगा, वहां से भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ। अब जैसे लोग खाना खाने के लिए भी रेस्टोरेंट होटल वगैरह उसमें जाएंगे, सिनेमा देखने के लिए जो है थिएटर्स में जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है अब जो है थोड़ा बहुत जो है पैसा जो है मार्केट में फ्लो करेगा। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू का जो पैसा वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, तो बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तभी ये कारण एक वो बन सकता है जिसके कारण बोलेंगे जीएसटी का कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है गवर्नमेंट का। ठीक है, 2022 के दिसंबर में जब कंपेयर किया जाए 2021 के दिसंबर के साथ। ठीक है, तो अब बात करें कि जीएसटी की रिपोर्ट क्या निकल के आई। ये निकल के आई कि कौन सी स्टेट है जिसने हाईएस्ट ग्रोथ, हमारी रेवेन्यू सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ, वो है बिहार। ठीक है, तो ये बोला गया कि बिहार स्टेट जो है बेसिकली, यहाँ पे बोला गया कितनी ग्रोथ हुई है, 36% का जंप देखने को मिला हमारा बिहार स्टेट में। ठीक है, तो हम बात करें कि अब यूटी की बात करें, यूटी में हमारी कौन सी ऐसी है जिसमें हाईएस्ट ग्रोथ हमें रेवेन्यू की देखने को, सबसे ज्यादा कलेक्शन जो किया गया है वो है हमारी लद्दाख। तो लद्दाख में 68% का जो है वो जंप देखने को मिला। ये देखो 68% का जो है लद्दाख में हमें जंप देखने को मिला है। फिर हम बात करते हैं कि मेजर ड्रॉप कहाँ पे हुआ है, तो मेजर ड्रॉप हम यही बोलेंगे कि यही दमन एंड दीव जो है, यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्शन जो थी वो बड़ी ही नीचे गिरी है। ठीक है, बड़ा कम रेवेन्यू कलेक्शन आया हमें दमन एंड दीव से। वो कितना 86% का हमें जंप देखने मतलब कि डाउन देखने को मिला, ड्रॉप देखने को मिला। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी स्टेट है जहाँ से हाईएस्ट ग्रोथ हुई, वो है बिहार, और कौन सी यूटी जहाँ से हाईएस्ट ग्रोथ हमें देखने को मिली रेवेन्यू में, वो है लद्दाख, और मेजर ड्रॉप किसमें सबसे ज्यादा हमें देखने को मिला, गिरावट किसमें रेवेन्यू कलेक्शन में देखने को मिली, वो है दमन एंड दीव। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीएसटी बेसिकली होता क्या है। ठीक है, पहले आपको जीएसटी से बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं, हमारे दो तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लगता है और वो पे भी वही बंदा करता है। ठीक है, सपोज करो एक बंदा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या हमारा डायरेक्ट टैक्स है, मतलब वो उस बंदे के ऊपर लगा और वो पे भी कहाँ करेगा, अपने जेब से करेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट टैक्स, जो बंदा अपने खुद खुद ही पे करता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है जिस बंदे के ऊपर लग रहा है, ठीक है, वो बंदा पे नहीं कर रहा, उसको पे जो है वो तीसरा बंदा कर रहा है। जैसे सपोज करो आपने कोई दुकान खोली है करियाना की, ठीक है, तो आप साबुन मार्केट में बेचते हो, आपसे साबुन खरीदने के लिए कोई बंदा आता है। ठीक है, वो 9 रुपए का साबुन है, बट उस पर टैक्स वगैरह लगा के जीएसटी लगा के वो पड़ जाता है 9 का साबुन जो है 12 रुपए का पड़ जाता है। ठीक है, तो 3 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा। अब वो जो 3 रुपए एक्स्ट्रा कस्टमर देगा इस मतलब कि दुकानदार को, अब दुकानदार क्या करेगा, उसके अपने जेब से तो 3 रुपए उसने टैक्स के ना दिए गवर्नमेंट को, वो दुकानदार गवर्नमेंट को वो टैक्स का पैसा जमा कराएगा। लेकिन यहाँ पे वही दुकानदार ने क्या किया, वो 3 रुपए उसके जेब से लिए, कस्टमर के जेब से लिए, और वही जाके खुद जमा कराया उसने। तो इसको बोलेंगे उसने अपने खुद जेब से नहीं किया, उसने कस्टमर के जेब से पैसा लेकर जमा कराया, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अगर वो अपने जेब से निकाल के पैसा जमा कराता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो वही देखो हमारा जीएसटी जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो बेसिकली जीएसटी जो है हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, एक होता है हमारा सोर्स बेस्ड टैक्स, लेकिन जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, देखो सपोज करो कोई एक कार है, ठीक है, कार झारखंड में जो है वो तैयार होती है। ठीक है, अब झारखंड में कोई गाड़ी तैयार हुई, ठीक है, अब झारखंड से गाड़ी वो जाती है
दूसरी स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में गई, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में वो गाड़ी को किसी कस्टमर ने खरीदा, अब कस्टमर ने जीएसटी मतलब कि कस्टमर ने जो है टैक्स का पैसा दिया छत्तीसगढ़ को, ठीक है। वही कार जितने भी खरीदी, 5 लाख की कार खरीदी, उसमें से 4 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी और 1 लाख रुपया सपोज कर लो जीएसटी है। तो वो जो 1 लाख रुपया जो उसने एक्स्ट्रा दिया एज ए जीएसटी के तौर पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, अब ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है ये जाके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाके जो है वो टैक्स को जो है वो कलेक्ट मतलब कि देकर आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया, मतलब कि ये बेसिकली कार उसका जो ओरिजिन था कार का वो कहाँ था, झारखंड, लेकिन बेची कहाँ गई, छत्तीसगढ़। तो डेस्टिनेशन क्या थी, छत्तीसगढ़, तो टैक्स किसने दिया, छत्तीसगढ़ ने, तो मतलब कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हुआ ये, ठीक है, ये वाली गवर्नमेंट देगी छत्तीसगढ़ की। तो फिर हम बात करते हैं जैसे कि अब हम बात करते हैं एक होता है हमारा सोर्स बेस्ड टैक्स, ठीक है। सोर्स बेस्ड टैक्स भी समझ लो क्या होता है। सोर्स बेस्ड टैक्स वो होते हैं जैसे सपोज करो कार ओरिजिन कहाँ पे मतलब तैयार कहाँ पे हुई, यहाँ पे झारखंड में, ठीक है। तो बेची कहाँ गई, छत्तीसगढ़ में, कस्टमर ने खरीदी कहाँ, छत्तीसगढ़ से, लेकिन यहाँ पे टैक्स का पैसा जो है वो झारखंड वाला देगा, इनकी जहाँ जनरेट हुई है उसको बोलते हैं सोर्स बेस्ड टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन जीएसटी को हमने क्या बनाया हो, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बनाया हो, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीएसटी को हमने 101 यानी कि 101 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उसके तहत मैंने जीएसटी को लाया। और आप ये कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे जीएसटी की क्या डेट रही है, ठीक है, जिसमें हमारा जीएसटी को जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है, लागू कर दिया गया था, ठीक है। ये मुझे आप डेट कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो नहीं पता, थोड़ा सर्च वगैरह मारो गूगल में, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं जीएसटी जिसको वन नेशन वन टैक्स बना दिया है, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स मतलब कि हमारा पूरा इंडिया एक ही है और एक ही टैक्स जो है पूरे इंडिया में चलेगा। पहले क्या था, अलग अलग स्टेट थी, अलग अलग टैक्स जो है वो दिए करते थे, ठीक है। तो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टैक्स थे, ठीक है। तो इसलिए वन नेशन वन टैक्स की बात की गई, तो जीएसटी को तभी लाया गया। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल हो गया हमारा 26, अब 27 आर्टिकल देख लेते हैं हम अपना। 27वां आर्टिकल है हमारा महादई रिवर के बारे में। तो महादई रिवर जो है बेसिकली ये न्यूज़ में आ गई है। महादई रिवर जो है न्यूज़ में क्यों आई है, हम ये बोलेंगे महादई रिवर जो है ये बोला जाता है कि ये बेसिकली ओरिजिन कहाँ से करती है, ये ओरिजिन होती है हमारी कर्नाटका से। कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, इसका नाम है बालागावी। बालागावी नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, वहां से हमारी महादई रिवर जो है उसका ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। तो ये पानी जो है वो गिरता है कहाँ पे जाके, अरेबियन सी में जाके गिरता है, और ये पास करता करता हुआ जाता है महाराष्ट्र और गोवा से पास करता हुआ फिर फाइनली अरेबियन सी में गिर जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये बेसिकली ओरिजिन यहाँ से हुई है। तो ये स्टेट जो है कर्नाटका, ये बेसिकली डैम्स वगैरह बना देगी और डैम से पानी जो है सारा खुद ले लेगी, उस पानी का यूज़ करेगी, वही पानी का यूज़ किया जाएगा उधर के कर्नाटका के एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मर्स को दिया जाएगा पानी, उससे बिजली तैयार की जाएगी, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ में पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, और भी कई सारे कारण जो है उस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा कर्नाटका स्टेट में। बट वही पानी जो है जब वो फ्लो करेगा आगे महाराष्ट्र या गोवा की तरफ, वहां तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा तो बड़ा ही कम पहुंचेगा। तो वहां की जो स्टेट है उनको जो है वो पानी प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, ना उनके फार्मर्स को पानी मिल पाएगा, ना उनके पीने के लिए पानी मिल पाएगा, ना इंडस्ट्रीज के लिए पानी मिल पाएगा, ठीक है, ना ही मतलब कि ऐसे हम बोलेंगे कि उनको पानी मिल पाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि अब यही गोवा और कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूट राइज हो गया। अब गोवा ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, अब गवर्नमेंट ने बोला कि मैं क्या करूं, मैं मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर ये बात करूंगी कि ये कर्नाटका ने जो है यहाँ पे जो है वो अपने डैम्स वगैरह बना दी, जिससे कि हमारे तक पानी जो है वो नहीं पहुंच पाता है। तो इस चीज़ का जो है वो सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए। और आपको ये पता ही होगा जब भी पानी का मुद्दा होता है, इसका मैटर कहाँ पे जाता है, इसके लिए एक ट्राइब्यूनल सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो वो ट्राइब्यूनल जो है इंटर रिवर लिंकिंग, आपने सुने होंगे ना, रिवर जो इंटर लिंकिंग रिवर सिस्टम होता है, ठीक है। जब भी इनमें कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होता है, ट्राइब्यूनल के सेटअप किया जाता है, तो वही इस डिस्प्यूट को जो है वो देखता है। तो अब बेसिकली ये थी न्यूज़, तो मैंने आपको बता दी। और ये बोला जाता है कि गोवा की लाइफलाइन मानी जाती है महादई रिवर, क्योंकि गोवा मेजरली डिपेंड है इस रिवर के ऊपर, ठीक है। जबकि इसका पानी ही बड़ा कम पहुंचेगा तो वो पानी पिएगा कैसे, इसलिए लाइफलाइन है। जैसे आप ये बोल सकते हो कि इंदस रिवर देख लो, ठीक है, वो लाइफलाइन किसकी है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान की लाइफलाइन होगी, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर वो इंदस रिवर जो है उसका पानी जो है वो मतलब कि वो कर दिया जाए, ठीक है। तो वही देखा कि इंडस रिवर जैसे लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, अगर उस रिवर का पानी जो है वो बंद कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान बड़ा सफ़र करेगा, ठीक है। तो वैसे ही आप ये बोल सकते हैं कि ये महादई रिवर जो है लाइफ लाइन है किसकी, गोवा की। अगर ये पानी उसको नहीं पहुंच रहा तो वो बड़ा ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तभी जाके ये फाइनली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से इसने बातचीत करने की सोची है, जिससे कि इसका जो है मुद्दा जो है वो हल किया जाए। और याद रखो महादई रिवर को एक और नाम से बोला जाता है, इसको मांडोवी रिवर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल हमारा 27। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लो, हमारा 28 आर्टिकल देख लो, ठीक है। 28th आर्टिकल देखने से पहले मैं आपको इस टेम्पल की एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ। देखो पिक्चर देख लो पहले आप इसकी, ये देख लो पिक्चर देख लो, ये है जी टेम्पल, ठीक है।
क्या टेम्पल का नाम है? श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ठीक है, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये देख लो पिक्चर, ठीक है। अब आओ आर्टिकल के ऊपर। तो देखो श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल की अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है, ये आर्टिकल जो है वो न्यूज में आ गया। वो न्यूज में क्यों आया है? ठीक है, अब ये बोला जाता है कि इस टेम्पल में इस बार बड़े ही ज्यादा डिवोटी श्रद्धालु जो है ये उन्होंने विजिट किया है इस टेम्पल में, कई लाखों में इन्होंने श्रद्धालु ने यहाँ पे जो है वो विजिट किया है, तभी जाके टेम्पल जो है वो न्यूज में आ गया हुआ है। बेसिकली एकादशी जो है उसका ओकेजन था, तो कई सारे टेम्पल जो है यहाँ इस टेम्पल में जो कई सारे श्रद्धालु है उन्होंने विजिट किया, तभी जाके टेम्पल जो है वो न्यूज में आ गया। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये टेम्पल जो है लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये टेम्पल लोकेटेड है जी हमारा तेलंगाना स्टेट में है, ठीक है। तेलंगाना स्टेट में कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि कौन से रिवर के बैंक में है, तो वो याद होना चाहिए, मूसी रिवर जो है उसके बैंक में आपको ये टेम्पल जो है वो देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु के, ये ठीक है, लॉर्ड विष्णु की यहाँ पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लो, 28 आर्टिकल हो गया, 29th आर्टिकल देख लेते हैं हम अपना, ठीक है। चलो एक सेकेंड, ये 29th आर्टिकल देख लो अब, ठीक है। 29th आर्टिकल हमारा समेत शिखर जी। इस आर्टिकल को देखने से पहले मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, देख लो पहले पिक्चर इसकी, ये देखो, ये देख लो पिक्चर, ठीक है, ये ठीक है, ये शिखर देखो, ठीक है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, यही बोला गया है कि ये जो बेसिकली हम बोलेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट, झारखंड की गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है, क्योंकि ये बेसिकली ये जो हमारा शिखर जी है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये बेसिकली लोकेटेड है हमारा झारखंड में। तो इसलिए बोला गया झारखंड की जो गवर्नमेंट है उसने डिसीजन लिया है इस शिखर जी के ऊपर, यानी कि ये समय शिखर जी के ऊपर। तो वो डिसीजन से जनता जो है वहाँ की खुश नहीं है, जो बेसिकली जैनिज्म को फॉलो जो मतलब कि जैन फॉलोअर है, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पे जैन फॉलोअर थे जो हमारे 23rd तीर्थंकर थे, ये 23rd तीर्थंकर थे, ठीक है। बेसिकली उनको यहाँ पे मोक्ष अटेन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे मोक्ष उनको मिला था, ठीक है। 23rd तीर्थंकर कौन थे हमारे जैनिज्म में? वो थे हमारे पारसनाथ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो थे इनको मोक्ष अटेन यहाँ पे हुआ था, तो तभी जो यहाँ पे जो है जैन फॉलोअर जो है उनका बड़ा ही ज्यादा बिलीव है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली अगर शिखर जी की बात करें, शिखर जी का मतलब होता है पीक, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है हमारी जैन फॉलोअर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब झारखंड गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया इसके ऊपर, ठीक है, वहाँ के जो लोग थे हमारे जैन फॉलोअर को पसंद नहीं आया, उन्होंने बेसिकली ये बोला कि हमारी सैक्रेड हिल है, ठीक है, इसको हमें सेव करना बड़ा ही जरूरी है, ठीक है। तभी जाके ये आर्टिकल थोड़ा न्यूज में आ गया, हल्का सा आइडिया रखो इसके बारे में, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे हमारे कौन से तीर्थंकर हैं जिनको यहाँ पे जो है मोक्ष अटेन हुआ था, वो थे हमारे 23rd तीर्थंकर। तब से ये जो है इंपॉर्टेंट हमारी एक साइट बन गई है, ठीक है। बेसिकली ये बोला था यहाँ पे ट्रैकिंग होती है, ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल, और पहाड़ों के ऊपर है ये, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 30th, ये देख लो, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि एनुअल ड्रिल चलाया जा रहा है, कहाँ पे? यही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। लेकिन इसके पहले मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ फिर आर्टिकल पे आता हूँ। देखो पिक्चर इसकी, ये है जी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये देखो, ये देखो, ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज आ गया, ये गल्फ ऑफ ओमान आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आपकी ओमान आ गई, ठीक है, ठीक है, ये आपकी ओमान आ गया। फिर हम बात करते हैं जी, ये आपका ईरान आ गया, यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, ये आपका पर्शियन गल्फ है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी बात की जा रही है, ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो ड्रिल शुरू की गई यहाँ पे, और इस वाले रीजन में, ये जो हमारा ओमान का जो कोस्ट लाइन है यहाँ पे ड्रिल शुरू की गई है मिलिट्रीज के बीच में। वो कौन सी मिलिट्री किसकी है वो देख लेते हैं।
तो वही देखो, एनुअल ड्रिल जो है बेसिकली उसको स्टार्ट किया गया है मिलिट्री के बीच में, यूएई और ईरान की जो मिलिट्री है इनके बीच में। तो हम ये बोलेंगे ड्रिल कहाँ की गई है, यही गल्फ ऑफ ओमान की कोस्ट लाइन पे, और साथ में हमारा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है वहां पे, ठीक है। तो ये बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है इसको एक चोक पॉइंट बोला जाता है। चोक पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप जनरली देखते हो कि जो हमारा क्रूड ऑयल होता है उसका एक्सपोर्ट जो भी किया जाता है वो यहीं से ही निकलता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ही। तो अगर इसको बंद कर दिया जाए, कोई यहाँ पे कंट्री जो अपना कब्जा जमा ले, ठीक है, इसको बंद कर दे, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा सफ़र होगा, मतलब कि यहाँ से हमारा जो है जो तेल वगैरह जो है वो नहीं एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री जो है अपना यहाँ से क्रूड ऑयल लेकर जाती है, जो हमारी ओपेक है, ओपेक बोले तो यही यही ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। तो उसके जितने भी हमारे जो हैं वो मेंबर्स हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, इस टाइप की हमारी कंट्रीज सारे जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट करती है, इधर से ही निकलती है। तो अगर इसको बंद कर दिया जाए इस पॉइंट को, यानी कि ये वाले पॉइंट को, ये देखो, ये वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को बंद कर दिया जाए, तो बहुत ही ज्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यही जो है वो बोला गया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाओ। 30 आर्टिकल हो गया, 30 आर्टिकल, अब 31 देख लो। 31 है मैं भीम कोरेगांव वार के बारे में। तो बेसिकली ये आर्टिकल क्यों न्यूज में आया है, ये हमें पता है कि भीम कोरेगांव जो है बेसिकली ये एक बेसिकली भीम कोरेगांव एक गांव पड़ता है, ठीक है। वहां पे एक बैटल हुई थी, ठीक है। वो जो बैटल हुई थी वो किसके बीच में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में, वो अब देखते हैं। तो वो देखो वॉर हुई थी बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हमारी भीम कोरेगांव नाम का एक गाँव पुणे में पड़ता है, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट में चले जाओ, वहाँ पे पुणे में चले जाओ, पुणे के अंदर एक गाँव पड़ता है भीम कोरेगांव। वहाँ पे एक वॉर हुई थी, वहाँ पे वॉर हुई थी, वहाँ पे एक मेमोरियल वगैरह बनाया, वहाँ पे कई सारे जो है लोग जो उन्होंने विजिट किया, अच्छा खासा क्राउड यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये बोला गया कि 205 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए ये आर्टिकल जो है वो न्यूज़ में आ गया है। तो हम ये बोलेंगे भीम कोरेगांव वही पुणे में पड़ता है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। भीम कोरेगांव जो है बेसिकली हम बोलेंगे यहाँ पे एक बैटल हुई थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में। मराठा को जो लीड कर रहे थे वो पेशवा कर रहे थे, पेशवा थर्ड। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब कि इनके ही अपने एक थे वो लीड कर रहे थे। और साथ एससी कम्युनिटी के जो है महाड़, ठीक है, महार्स, वो बेसिकली जो है साथ दे रहे थे इनका, ठीक है। तो बेसिकली ये बैटल में जीतता कौन है, जीतती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जीतती है विद द सपोर्ट ऑफ यही महार, जो कि एक कम्युनिटी हम बोल सकते हैं, एक हम बोल सकते हैं शेड्यूल कास्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। तो दलित बोल सकते हैं। तो वही देखा, तो यहाँ पे बेसिकली जब हुई तो इनकी जीत होती है और मराठा जो है इनकी हार होती है, डिफीट हो जाते हैं मराठास। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये उस समय ये बोला जाता था कि लोअर कास्ट की विक्ट्री हुई हायर कास्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को जो है वो मतलब कि ये तब से जो है ये एक हमारा आर्टिकल बन गया हुआ है, ठीक है। तभी जाके जो है ये 205 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं। तो यहीं पे श्रद्धालु कई सारे लोग जो उनका ह्यूज हमें यहाँ पे जो है ह्यूज क्राउड जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। तो उसका ये बैटल हुई कब थी, ये 1 जनवरी 1818 में हुई थी, ठीक है। तो ये डेट याद रखो। बस वही लोअर कास्ट की विक्ट्री ओवर द हायर कास्ट, तब भी तब से जो है इसको मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं जी बस हो गया आर्टिकल इतने ही, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, ठीक है। चलो फिर, ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ।